सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टोमक से संबंधित कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको पढ़ा दिए थे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर अपन ने डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। कौन कौन से सबस्टेंस है जो स्टोमक की अंदर वाली दीवार को इरिटेट करते हैं, बोले तो गैस्ट्रिक इरिटेंट, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। स्टोमक में बीमारी होने पर HCl के सीक्रेशन को कम करने वाली दवाई दी जा रहा PPI H2 ब्लॉकर, और स्टोमक में प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली दवाई जिनका नाम है एंटासिड। इनके बारे में जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली थी। एक और पॉइंट बच गया था उसके अंतर्गत। उस पॉइंट का नाम है कि स्टोमक कितनी देर में खाली होता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि स्टोमक को खाली होने में कितना समय लगता है, आप सभी साथियों को मालूम है कि आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टोरेज पार्ट या रिजर्वायर कहलाता है स्टोमक। अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद स्टोमक में खाना कुछ समय के लिए रुकता है, तो वो समय कितना होता है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। 1 घंटे रुकेगा, 2 घंटे रुकेगा, 3 घंटे रुकेगा, 4 घंटे रुकेगा। आंसर भी आपके द्वारा मिल रहा है कि सर 2 घंटे रुकेगा। कुछ साथी कह रहे हैं कि 1 घंटे रुकेगा, कुछ कह रहे हैं 3 घंटे रुकेगा। बोले तो ये जवाब आपके दिमाग में आ रहे हैं। अब इसका वास्तविक आंसर क्या है वो अपन को जानना है। तो टॉपिक की हेडिंग लिखी हुई है ऑर्डर ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक। स्टोमक के खाली होने का क्रम क्या होगा? तो देखें, क्रम कभी अपन नहीं बोल सकते कि 1 घंटे होगा, 2 घंटे होगा, 3 घंटे होगा। जो साथी सोच रहे हैं कि 2 घंटे होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने 2 गिलास पानी पिया, क्या 2 घंटे तक वो आपके स्टोमक में ठहरेगा? मैं आपसे कहता हूं कि आपने फैट ज्यादा ली, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ली, लिक्विड डाइट ली, तो कितने समय के लिए स्टोमक में खाना ठहरता है? उसका एज यूजुअल ड्यूरेशन होता है 1.5 से 2.5 घंटे। कभी कभार 2.5 घंटे से ज्यादा भी हो जाता है। इट डिपेंड अपॉन योर फूड, कौन सी चीज आप खा रहे हैं। यह 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है कि एक तो जो खाना आप खा रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, लिक्विड में खा रहे हो, सॉलिड में खा रहे हो, या सेमी सॉलिड में खा रहे हो। नंबर 2, क्या चीज खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हो, प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो, फैट ज्यादा खा रहे हो, उसके अनुसार आपका स्टोमक खाली होता है। तो सबसे पहले अपन ऑर्डर की बात करें तो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग अपन बात करना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। इसका मीनिंग है किस तरह का फूड आप खा रहे हो। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे चलकर 2 डिसऑर्डर को डील करेंगे अपन, GERD और डंपिंग सिंड्रोम। उनका मीनिंग यहां भी बताऊंगा मैं आपको। उन दोनों में ये वाला डाइटरी वाला क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरीके से अपन सबस्टेंस को लेते हैं। एक तो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और एक सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म के अंदर अपन खाते हैं तो स्टोमक बहुत जल्दी खाली हो जाएगा यदि आपने कैसा खाना खाया। बहुत जल्दी खाली हो जाएगा यदि आपने कैसा खाना खाया है, लिक्विड या सॉलिड। तो शायद 100% साथियों के दिमाग में आ रहा है कि सर लिक्विड, और बात भी सही है। लिक्विड आप लेंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, जिसका भी पाचन करना है तो जल्दी से पाचन हो जाएगा और स्टोमक खाली हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सबसे जल्दी खाली होता है जब आप लिक्विड डाइट लेते हो, थोड़ा सा समय लगाता है जब आप सेमी सॉलिड डाइट लेते हो, और बहुत ज्यादा समय लगाता है जब आप सॉलिड डाइट लेते हो। तो यहां पर कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो सबसे जल्दी खाली होगा, सबसे रैपिड एम्प्टी होगा जब आप कैसी डाइट ले रहे हो, लिक्विड डाइट। उसके अलावा सेमी सॉलिड पे खाली होगा, और सबसे लेट खाली होगा जब आप कौन सी डाइट ले रहे हो, सॉलिड डाइट। तो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग स्टोमक के खाली होने का क्रम यदि देखा जाए
तो सबसे जल्दी खाली होता है लिक्विड डाइट पर, सबसे लेट खाली होता है जब आप सॉलिड डाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट, फूड स्टफ के अकॉर्डिंग स्टोमक की एम्प्टीनेस का क्रम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फूड विच हैज बीन टेकन बाय यू, जो फूड आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग स्टोमक के खाली होने का क्रम क्या होगा? 3 तरह के फूड का आप इस्तेमाल करते हो। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन और नंबर 3 फैट। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन और नंबर 3 फैट। कौन सी डाइट आप ज्यादा खाओ कि स्टोमक आपका सबसे जल्दी खाली हो जाए? कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन डाइट या फैट डाइट? देखें, इसका आंसर जिस क्रम में लिखा हुआ है वही है। बहुत जल्दी खाली हो जाता है जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करते हैं। खाली होने में समय लेता है जब आप प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज्यादा समय लेता है जब आप फैटी डाइट लेते हैं। तो स्टोमक सबसे जल्दी खाली हो जाता है जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट लो, थोड़ा डिले खाली होगा जब आप प्रोटीन डाइट लो, और बहुत लेट खाली होगा जब आप फैटी डाइट लो। यहां मेरा आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको दिमाग में दौड़ाना है कि ऐसा क्यों। तो देखें, एक चीज तो अपने समझ में आ रही है कि कार्बोहाइड्रेट लेने पर बड़ी जल्दी खाली हो जाता है। उसका कारण है कि कार्बोहाइड्रेट करेगा भी क्या स्टोमक में? कार्बोहाइड्रेट स्टोमक में करेगा भी क्या? क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? क्या इसके पाचन के लिए किसी तरह का कोई एंजाइम होता है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो सैलाइवा से होता है। सैलाइवरी एमाइलेज स्टोमक में जाते ही अपने फंक्शन को कम कर देता है क्योंकि हाईली एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही स्टोमक में आएगा तुरंत खाली हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे जल्दी खाली होता है, ये शायद समझ में आ रहा है। अच्छा, प्रोटीन डाइट लेंगे तो थोड़ा लेट खाली होगा क्योंकि स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सबसे लेट खाली होगा फैट के लिए। अब यहां फिर से आपके दिमाग में आ रहा है कि सर फैट का कौन सा पाचन होता है? बिल्कुल सही है, फैट का किसी भी तरह का कोई पाचन इसमें नहीं होता। मैंने कहीं पर भी आपको नहीं पढ़ाया। परंतु टोटल फैट के अंदर बात करें, क्योंकि मैंने इसमें आपको एंजाइम पढ़ाए थे पेप्सिनोजन और रेनिन। रेनिन आपके मेरे अंदर एब्सेंट होता है जो इन्फेंट में या नियोनेट में पाया जाता है। तो फैट का भी पाचन नहीं होता, तो फैटी डाइट लेने पर भी सबसे जल्दी खाली हो जाना चाहिए, बट फैट का ना के बराबर यहां पर पाचन होता है। मैंने जो आपको एंजाइम पढ़ाए थे उसमें एक एंजाइम और है जो जानबूझकर नहीं लिखाया था और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है आपको। फैट का पाचन करने के लिए भी एक एंजाइम इसमें पाया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। यानी गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है। जहां से पेप्सिनोजन निकलता है, जहां से रेनिन निकलता है, वहीं से गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है। बोले तो चीप सेल से। ये इसलिए नहीं पढ़ाया कि इसकी विशेषता है कि इट इज ए वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम। इट इज ए वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम। यह है अपने जीआईटी में पाया जाने वाला सबसे वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है। अब चूंकि यह वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है, उसका भी कारण है। क्यों है ये वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम? तो सभी साथियों को भली भांति पता है कि जब आप खाना खाओगे और फैट आप लोगे तो स्टोमक में तो इमल्सिफिकेशन होगा नहीं, क्योंकि इमल्सिफिकेशन तो होगा बाइल से, और बाइल आपको मिलेगा इंटेस्टाइन में। तो जो फैट स्टोमक में पड़ी हुई है वह अभी नॉन इमल्सिफाइड फैक्ट है, वह अभी नॉन इमल्सिफाइड फैक्ट है। और यह इतना वीक एंजाइम होता है कि 2-4-5% ही फैट का डाइजेशन करता है, ना के बराबर करेगा। 100 ग्राम में से 5 ग्राम फैट का डाइजेशन करेगा। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं अपन,
इस एंजाइम को इग्नोर कर सकते हैं, परंतु एक बहुत बड़ी विशेषता के लिए अपन को इसका नाम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या विशेषता? कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको जितने भी लाइपेज पढ़ाने वाला हूं उन सभी की विशेषता है कि वो सारे के सारे इमल्सिफाइड फैट पर एक्शन करते हैं। यह एकमात्र ऐसा एंजाइम होता है लाइपोलाइटिक जो नॉन इमल्सिफाइड फैट का पाचन करता है। इसका मतलब है जो फैट आपने खाया है उसका भी ना के बराबर पाचन हो जाएगा स्टोमक में, परंतु अभी उसका इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ, तो यह ना के बराबर पाचन करेगा। परंतु कौन सी फैट का पाचन करेगा, ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद आने वाले टाइम में पेनक्रिएटिक लाइपेज नाम आने वाला है, इंटेस्टाइनल लाइपेज नाम आने वाला है, वहां मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग लाइपोलाइटिक एंजाइम है, वह मैक्सिमम फैट का डाइजेशन करते हैं, बट वो इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करते हैं, और यहां पर अभी तक फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम। तो इसकी विशेषता आपको याद रखनी है कि इट एक्ट अपॉन नॉन इमल्सिफाइड फैट, इट एक्ट अपॉन नॉन इमल्सिफाइड फैट। यह नॉन इमल्सिफाइड फैट का पाचन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ना के बराबर पाचन करता है। सोचो, ना के बराबर पाचन करेगा और फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ है तो उसका पाचन करने में समय लेगा, उसका पाचन करने में समय लेगा। इसलिए जब आप फैटी डाइट लेते हो और यह आपके स्टोमक में जाती है तो यह पर्टिकुलर एंजाइम उस फैट को काफी समय के लिए जकड़ के रखता है कि रुक जाओ, अभी तुम्हारा पाचन तो हो जाने दो। जकड़ने का मतलब है लंबे समय तक खाने को स्टोमक में रखा जाएगा और लंबे समय बाद स्टोमक खाली होगा। तो मेरे हिसाब से यह क्रम भी आपको समझ में आ गया कि स्टोमक में फूड के अकॉर्डिंग खाली होने का क्रम क्या होगा। सबसे जल्दी खाली हो जाता है जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हो, थोड़ा लेट खाली होता है जब आप प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करते हो, और बहुत ज्यादा लेट खाली होगा जब आप हाई फैटी डाइट लेते हो। क्यों खाली होगा इसका तो कारण समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट का जब कुछ होना ही नहीं है तो स्टोमक में रह के भी क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। प्रोटीन का डाइजेशन होना है इसलिए थोड़ी देर के लिए रुकता है, बट फैट के लिए क्यों रुकता है? फैट जब आप लेते हो तो मैक्सिमम टाइम तक खाना स्टोमक में पड़ा रहता है। किसकी वजह से रहता है? आंसर है गैस्ट्रिक लाइपेज। यह वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आपको ध्यान भी नहीं रखना है। बट एक पॉइंट में ध्यान रखना है, क्या आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट का इमल्सिफिकेशन होने के बाद ही पाचन होता है या नॉन इमल्सिफाइड का भी पाचन होता है? तो यस, नॉन इमल्सिफाइड का भी पाचन होता है। और उस नॉन इमल्सिफाइड का पाचन कौन करेगा? आंसर इज गैस्ट्रिक लाइपेज। इज दैट क्लियर? अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हो आप। देखें, आप सारे के सारे साथियों ने गर्मियों में गन्ने का जूस पीते हो, आप प्रैक्टिकली समझो आप। अच्छा, गन्ने के जूस की दुकान पर गए आप और गन्ने का जूस आपने 2 गिलास पी लिया, बोले तो लगभग 300-400 ml या 500 ml के समथिंग पी लिया। गन्ने का जूस शाम को 7 बजे आप पीते हो, घर पे आ गए 7:30-8 बजे खाना खा लेते हो, क्या पेट भरा हुआ लगता है? यानी गन्ने का जूस का पाचन तुरंत हो जाता है। गन्ने के जूस का पाचन तुरंत हो गया, आपको भरा हुआ लग ही नहीं रहा। इससे ज्यादा भरा हुआ तो तब लगता है जब आप 2-3 गिलास पानी पी लेते हो या कुछ और छाछ पी लेते हो। गन्ने के जूस से आपको भारीपन नहीं लगता, इसका मतलब गन्ने का जूस आधे घंटे में ही खाली हो जाता होगा। क्यों खाली हो जाता है, गौर करो आप। क्यों खाली हो जाता है, गौर करो। आंसर आ रहा है गन्ने का जूस कैसी डाइट है बताओ, कंसिस्टेंसी क्या है इसकी, लिक्विड। दूसरा, गन्ने के जूस में आता क्या है मेनली? आंसर है कार्बोहाइड्रेट, कोई फैट और प्रोटीन थोड़ी आता है। अब आपने 2 गिलास गन्ने का जूस लिया और 1 घंटे में आपका स्टोमक खाली हो गया। खाली होना भी बनता है, खाली होना बनता भी है, क्योंकि आप लिक्विड डाइट ले रहे हो, साथ में कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हो, तो आसानी से खाली हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2,
आप शादी समारोह के अंदर जाते हैं, आप शादी समारोह में जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं आप 8 बजे से कि कब खाने के ढक्कन खुलें और कब हम हमारा प्रोग्राम शुरू करें। खाने के ढक्कन खुल गए, 8:30 बजे आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, बोले तो खाने का। 8:30 से 9:30 बजे तक भरपेट आपने खाया। 11:30 बजे आप वापस आ गए, 12 बजे आप सोने जा रहे हो। सोचो, एक तो अच्छा खासा खाया अपन ने, एक एक स्टॉल को अपन ने चखा, फिर जब पानी तक पहुंचे तब तक तो जगह ही नहीं बची। उसके बाद अपन महसूस कर रहे हैं कि अच्छे से अपन ने खा लिया। 12 बजे 11:30 बजे आप सोने जा रहे हो। गौर करो, महसूस किया होगा कि यार खाना तो यहीं रखा हुआ है, ज्यादा खा लिया। खाना तो यहीं रखा हुआ है, ज्यादा खा लिया। 9 बजे खाना खाया था, 11 बजे भी आपको भारीपन महसूस हो रहा है। सोचो, आपने उस शादी समारोह के अंदर कैसी डाइट ली। शादी समारोह में आपने कैसी डाइट ली जो अभी भी आपका खाना भारीपन महसूस करा रहा है। इसका मतलब स्टोमक में पड़ा हुआ है। सोचो, आपने मैक्सिमम क्या खाया वहां पर। लिक्विड से तो अपन नाता रखते ही नहीं है जब शादी समारोह में खाते हैं। पहली बात तो कौन सी डाइट, 4 गुलाब जामुन खाए हैं आपने, और गाजर के हलवे का तो कहना ही क्या, अगर मिल रहा है तो। और फिर काजू कतली है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सब कुछ टेस्ट किया है आपने, कैसी डाइट ली है, सॉलिड। और साथ में वहां पर क्या ज्यादा खाया आपने, फैट। क्या ज्यादा खाया आपने, फैट। बताओ, एक तो सॉलिड ले रहे हो, ऊपर से फैट ले रहे हो। स्टोमक खाली थोड़ी होगा, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। तो 9 बजे खाओगे तो 11 बजे तो भारीपन महसूस होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर कैसी डाइट लेकर आए हो आप, सॉलिड और साथ में हाई फैटी डाइट। इज दैट क्लियर। इन दोनों से आपका पाला पड़ा है। भरपूर गन्ने का जूस पीते हैं अपन, शादी समारोह में खाना खाते हैं, और इसको प्रैक्टिकली भी अपन महसूस करते हैं। इज दैट क्लियर। ये 2 व्यवहारिक बात हो गई। इससे आपको समझ में आ रहा है कि स्टोमक के खाली होने का क्रम क्या होगा। तो सबसे जल्दी खाली हो जाएगा लिक्विड डाइट में, थोड़ा लेट खाली होगा जब आप सेमी सॉलिड लेंगे, बहुत लेट खाली होगा जब आप सॉलिड डाइट का इस्तेमाल करेंगे। फूड कंटेंट के अनुसार अपन देखें तो बहुत जल्दी खाली हो जाता है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने पर। थोड़ा लेट खाली होता है जब आप प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत लेट खाली होता है जब आप फैटी डाइट का इस्तेमाल करते हैं। फैटी डाइट का इस्तेमाल करने पर स्टोमक के लेट खाली होने का कारण मैंने समझा दिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। यह एक वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है जो नॉन इमल्सिफाइड फैट पर एक्शन करता है, जिसको एक्शन करने में कुछ समय लगता है। तीसरा एक व्यवहारिक ज्ञान कि नॉर्मल तौर पर, व्यवहारिक तौर पर कहा जाता है कि भैया खाना खाने के बाद कब आपको पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बाद कब आपको पानी पीना चाहिए। तो देखें, इसके लिए एक बुजुर्गों ने कहावत बनाई है कि वह इंसान जो खाने से पहले पानी पिए, खाने से आधे घंटे पहले आप पानी पियो, वो तो है योगी। खाने से पहले पानी पी रहे हो उसको तो बोलते हैं योगी। खाने के दौरान आप पानी पी रहे हैं, उसको बोलते हैं भोगी। बोले तो भोगना पड़ेगा इसका नुकसान उसको। और खाने के जस्ट बाद पानी पिए, खाने के जस्ट बाद पानी पिए, वो तो बनेगा भैया रोगी। ये बड़े बुजुर्ग कहावत बोलते हैं। खाने से पहले जो पानी पिए, खाने से पहले जो पानी पिए उसको तो बोलते हैं योगी। खाने के दौरान जो पानी पिए उसको बोलते हैं भोगी। और खाने के बाद जो पानी पिए वो तो कहलाएगा रोगी। अपने बड़े भी अपन को सिखाते हैं कि भैया खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। देखो, 2-3 चीजें व्यवहारिक अच्छी सिखाई जाती। पहली व्यवहारिक चीज सिखाई जाती है कि भगवान ने 32 दांत दिए हैं, खाने को चबा चबा कर खाओ। उसका कारण यह है कि 32 बार चबा कर खाओ। अब चूंकि 32 बार तो कहां चबाएंगे अपन, पर यह कि अच्छे से चबाकर खाएं तो बेहतर होगा। उसका कारण है आप खाने को ओरल कैविटी में चबा लो,
बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लो, फिर खाने को अपन निगलें। इसके दो फायदे होंगे। एक तो खाना धीरे धीरे खाओगे आप। धीरे धीरे खाने का मीनिंग यह होगा कि जो अपना ब्रेन में सेटिस्फाई सेंटर होता है उसको सिग्नल मिलने में समय लगता है। तो आप 10, 15, 20 मिनट में खाना खाओगे तो 5 की जगह 4 चपाती खाओगे, आपकी डाइट कम हो जाएगी। पहला फायदा यह होगा। दूसरा फायदा, जब आप खाने को बेहतर तरीके से चबा रहे हो, उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े आपने कर दिए, तो आपके बॉडी में लीवर को, स्टोमक को, पेनक्रियाज को, इंटेस्टाइन को कम जूस सीक्रेट करना पड़ेगा। अगर आप बड़े बड़े टुकड़े को निगलते हैं तो उनको ज्यादा जूस सीक्रेट करना पड़ेगा। तो क्या फूड को आप दांतों से तुड़वाना ज्यादा बेहतर समझते हैं या एंजाइम से तुड़वाना? एंजाइम से तुड़वाने का मतलब होगा आपका लीवर, आपका स्टोमक, आपका पेनक्रियाज, सारे के सारे ऑर्गन ज्यादा काम करेंगे। तो बेहतर है कि खाने को दांतों से तोड़ दिया जाए। तो पहली तो व्यवहारिक ज्ञान होता है, खाने को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। भगवान ने 32 दांत इसीलिए दिए हैं कि 32 बार चबाकर खाएं। दूसरा सलाह दी जाती है कि भैया खाने के बाद आप पानी मत पियो। सबसे बेहतर होता है खाने से पहले पानी पीना, उससे स्टोमक वॉश हो जाता है। जो भी कुछ स्टोमक में है, खाने से आधे घंटे बाद पहले आप पानी पियो। पानी पीने से वहां पर लिक्विड पोर्शन बढ़ेगा और स्टोमक पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत एसिड होगा वो भी आगे चला जाएगा और आगे जाने के बाद वह न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो खाना सीधा स्टोमक के बॉटम में जाएगा। तो सबसे अच्छा तो यह रहता है खाने से पहले आप पानी पियो, और साथ में आप पानी पी लेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी डाइट भी कम हो जाएगी। नंबर 2, खाने के तुरंत बाद अपन पानी पीते हैं तो क्या नुकसान होता है? देखो, आपने खाना खाया, मान के चलें 300 ग्राम। अब ये जो खाना आपने खाया है ये सॉलिड अवस्था में खाया। आपने इस पर 300 ml पानी ऊपर से पी लिया। 300 ml पानी ऊपर से पी लिया। जो खाना आपने खाया था वो सॉलिड कंसिस्टेंसी में था। क्योंकि जब आप खाना खा लेते हो तो गैस्ट्रिक जूस भी मिल जाता है, तो यह सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस मिलेगा, लिक्विड पोर्शन होगा, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर से आप पानी भी पी रहे हो, बताओ यह लगभग लिक्विड पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि लिक्विड यदि सब्सटेंस होगा तो स्टोमक जल्दी खाली होगा। मान के चलो आप पानी नहीं पीते तो आपके स्टोमक को खाली होने में लग रहे हैं 2 आवर। आपके स्टोमक को खाली होने में 2 घंटे लग रहे हैं। अब आपने पानी पी लिया तो यह 1 घंटे में ही खाली हो गया। बताओ, कहां तो स्टोमक में 2 घंटे तक पाचन चलता तो प्रोटीन का अच्छे से पाचन हो जाता, और कहां 1 घंटे ही पाचन हो रहा है, तो बताओ पाचन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो एक तो यह कारण है कि यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से स्टोमक में बिना पाचन हुए ही फूड आगे निकल जाता है। तो अच्छे से पाचन होने के बाद ही फूड आगे जाना चाहिए, इसलिए आपको खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप खाने के बाद पानी पिएंगे तो जो HCl सीक्रेट हुआ है वह कंसंट्रेटेड है और पानी पीने के बाद वह डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, HCl का क्या कोई एंजाइम में रोल है? यस, एंजाइम को एक्टिवेट करने में रोल है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब जब यह डाइल्यूट हो जाएगा तो क्या यह इस एक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि सारा का सारा पेप्सिनोजन जो सीक्रेट हुआ है वह पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो फिर समस्या डेवलप होने वाली है। प्रोटीन का पाचन कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। प्रोटीन का पाचन कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो यदि आप खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे तो एक तो फूड 2 घंटे आपके स्टोमक में रुकेगा, भली भांति पाचन हो चुका होगा 2 घंटे में। दूसरा, HCl कंसंट्रेट रहेगा, जिससे जितने भी पेप्सिनोजन के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं वो सारे के सारे पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोटीन का बड़े अच्छे से आपके स्टोमक में पाचन होना संभव होगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो कहावत बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं इसका मतलब भी आप समझ गए। तो बेहतर होगा कि खाने से पहले अपन पानी पिए, खाने के जस्ट बाद अपन को पानी नहीं पीना चाहिए।
कम से कम आधे से 1 घंटे, मिनिमम 1 घंटे अपन को कंट्रोल रखना चाहिए। इससे आपका पाचन ज्यादा दुरुस्त रह सकता है। तो व्यवहारिक ज्ञान में अच्छे से आप फूड को चबाकर खाएं। नंबर 2, बहुत धीरे धीरे से आपको फूड को खाना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं खाना है। नंबर 3, खाने के जस्ट बाद आपको पानी नहीं पीना है। और नंबर 4, जितनी भूख आपको लग रही है हमेशा उससे 1 चपाती कम ही खाएं। 1 चपाती कम ही अपन को खानी होती है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। इज दैट क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल इशू भी हो गया और व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी हो गई दोनों। ये भी आप समझ गए गन्ने के जूस के आधे घंटे बाद ही अपन खाना खा सकते हैं, क्योंकि किस तरह की डाइट है। शादी समारोह में आपको भारीपन महसूस होता है, अब आप सोच लो भारीपन तो होना ही है, क्या खाकर आए हो आप? खाना अभी स्टोमक में पड़ा हुआ है तो रिगर्जिटेट कर ही रहा है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं अपन क्वेश्चनेबल पॉइंट पर। आगे आने वाले टाइम में एक बीमारी पढ़ेंगे अपन, उस पर्टिकुलर बीमारी का नाम होगा GERD। शायद आप साथियों ने सुना भी है इसका मतलब। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? इस बीमारी में होता यह है, गैस्ट्रो का मतलब है स्टोमक, ईसोफेजियल का मतलब है ईसोफेगस में, रिफ्लेक्स का मतलब है रिफ्लेक्स होता है। तो इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर गैस्ट्रिक जो कंटेंट होता है वह ईसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स होता है। गैस्ट्रिक कंटेंट ईसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ईसोफेगस में घाव तक हो जाते हैं। एट लीस्ट में अपन बात करें तो अल्सर तक डेवलप हो जाते हैं। इस बीमारी का नाम है GERD। जब यह बीमारी होती है तो इंसान को सलाह दी जाती है, पहली सलाह देते हैं कि भैया खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं। खाना खाने के तुरंत बाद लेटेगा तो रिगर्जिटेट होगा। खाना खाने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे घूमना है, लेटना तो बिल्कुल नहीं है, पहली सलाह। दूसरी सलाह दी जाती है कि इसमें किस तरह की डाइट अपन दें। अच्छा, GERD बीमारी है, इंसान को हो क्या रहा है, इसमें स्टोमक के अंदर जो कंटेंट है वह ईसोफेगस में रिगर्जिटेट हो रहे हैं। क्या चाहते हो अब आप ये चाहते हो कि यहां पर जो भी कंटेंट आए वो स्टोमक से जल्दी से आगे बढ़ जाएं ताकि रिगर्जिटेशन नहीं हो। यानी यहां पर अपन स्टोमक को जल्दी खाली कराना चाहते हैं। बताओ, इस बीमारी से बचाव के लिए आप स्टोमक में क्या करना चाहते हो? जल्दी खाली हो या लेट खाली होना चाहिए? आंसर है कि सर जल्दी खाली होना चाहिए। जितना जल्दी खाली होगा रिगर्जिटेशन की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो स्टोमक में रैपिड एम्प्टीनेस कराना चाहते हो, आंसर किस तरह की डाइट देना उचित होगा? हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट, इन्हीं में से अपन चुनाव करें। अच्छा, स्टोमक जल्दी खाली हो जाएगा, कैसी डाइट देना उचित होगा? आंसर है हाई कार्बोहाइड्रेट। कैसी डाइट देना उचित होगा? हाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो डाइट में बढ़ा दो, नंबर 1। प्रोटीन कैसी देनी है? वही नॉर्मल अमाउंट में दो। प्रोटीन कैसी देनी है? वही नॉर्मल अमाउंट में दो। बोले तो नॉर्मल प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो जरूरी है, पाचन होना भी जरूरी है। फैट क्या अमाउंट में देनी है? बिल्कुल कम देनी है, नहीं तो स्टोमक में खाना पड़ा हुआ रहेगा। तो GERD वाले मरीज को किस तरह की डाइट अपन को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए? आंसर आपके सामने आ गया, हाई कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल प्रोटीन और लो फैट डाइट। हाई कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल प्रोटीन और लो फैट डाइट। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट, कंसिस्टेंसी कैसी रखें? इस बीमारी में कंसिस्टेंसी कैसी रखें? आंसर आ रहा है कि सर जल्दी खाली कराने के लिए तो अपन लिक्विड दें। जल्दी खाली कराने के लिए अभी जैसा अपन ने पढ़ा है उस कंसेप्ट के अनुसार तो कैसी डाइट देना उचित होगा? आंसर है लिक्विड डाइट देना उचित होगा। बात भी सही है, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि लिक्विड डाइट देंगे तो जल्दी से खाली हो जाएगा, बट यहां पर ट्विस्ट है।
देखें GERD जब होता है तो एक कॉमन सा कारण माना जाता है कि ये जो स्फिंक्टर है इसके फंक्शन में डिस्टरबेंस आ जाता है, इसके फंक्शन में डिस्टरबेंस आ जाता है। अच्छा, लिक्विड डाइट का आप इस्तेमाल करते हो तो यह बात कंफर्म है कि स्टोमक के पेरिस्टाइलिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं। स्टोमक के पेरिस्टाइलिक मूवमेंट बढ़ेंगे तो स्टोमक के अंदर का दबाव बढ़ेगा। अच्छा, ये वाली स्फिंक्टर में पहले से गड़बड़ है, ये वाली स्फिंक्टर में पहले से गड़बड़ है। जब इसका दबाव बढ़ेगा तो ये खुलेगी, और ये खुलेगी तो रीगर्जिटेशन होगा, ये खुलेगी तो रीगर्जिटेशन होगा। ये निश्चित होता है कि इस स्फिंक्टर में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लिक्विड डाइट आंसर आना चाहिए, बट कभी भी नहीं आता। हमेशा इस इंसान को लिक्विड डाइट नहीं देते, हमेशा इसको लिक्विड डाइट नहीं देते हैं। किस तरह की डाइट आप प्रिस्क्राइब करना चाहोगे? आंसर है सॉलिड फॉर्म में दो। सॉलिड फॉर्म में देने का मतलब यह होगा, सॉलिड जब आप लेंगे तो स्टोमक के हैवी पेरिस्टाइलिक मूवमेंट नहीं होंगे, और हैवी नहीं होंगे तो रीगर्जिटेशन नहीं होगा। तो अपने कंसेप्ट के अनुसार GERD वाले मरीज में हाई कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल प्रोटीन, लो फैट डाइट लिक्विड फॉर्म में दी जानी चाहिए, परंतु यह गलत हो जाएगा। लिक्विड कभी भी नहीं देते हैं, हमेशा कौन सी फॉर्म में देते हैं? सॉलिड। मरीज को समझाते हैं अपन कि आप शाम को 6 बजे खाना खा लो भैया। पहली बात, सुबह सुबह पेंटोसिड DSR लो, शाम को 6 बजे खाना खा के 2 घंटे तक आप घूमो, उसके बाद पानी जो पीना है वो आप पी लो। पर जब आप सोने जाओ तो किसी भी तरह का पानी, मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम 1 घंटे पहले बिल्कुल पानी नहीं लेना है, ना आपको मिल्क लेना है। पानी लोगे, मिल्क लोगे तो रीगर्जिटेशन बढ़ेगा। और सॉलिड भी आपको बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले लेना है। इज दैट क्लियर? तो GERD में किस तरह की डाइट अपन मरीज को प्रिस्क्राइब करेंगे? आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर है GERD में दी जाने वाली डाइट होगी हाई कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल प्रोटीन एंड लो फैट डाइट। इज दैट क्लियर? तो ये GERD की डाइट हो गई। इससे ही अलग एक और बीमारी, यदि किसी इंसान के स्टोमक में, एंट्रम में बहुत ज्यादा अल्सर हो जाए, यदि किसी इंसान के स्टोमक में, एंट्रम में बहुत ज्यादा अल्सर हो जाए, यहां पर बहुत ज्यादा अल्सर हो गए या कैंसर हो गया, तो बहुत बार स्टोमक का ये वाला पोर्शन निकाल दिया जाता है। ये वाला पोर्शन निकालना ऑपरेशन का नाम होता है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ऑपरेशन का नाम है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। अच्छा, आधा स्टोमक निकाल दिया आपने। आधा स्टोमक निकालने के बाद अब स्टोमक की पोजीशन इस तरीके से हो गई, ये स्टोमक बच गया। अब ये जो बचा हुआ स्टोमक है, इसको डायरेक्टली या तो जोड़ देते हैं अपन ड्यूडिनम से, या तो जोड़ देते हैं अपन ड्यूडिनम से, और या फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं अपन जेजुनम से। या तो ड्यूडिनम से जोड़ देते हैं या जेजुनम से जोड़ देते हैं। देखो, ड्यूडिनम से जोड़ेंगे, इस प्रोसीजर को तो बोलते हैं अपन बिलिरोथ फर्स्ट। यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको तो अपन बोलते हैं बिलिरोथ फर्स्ट, और अगर आप जेजुनम से जोड़ रहे हो तो इसको अपन बोलेंगे बिलिरोथ सेकंड। जेजुनम से जोड़ रहे हो तो इसको अपन बोलेंगे बिलिरोथ सेकंड। आधा स्टोमक निकालने के बाद बचे हुए स्टोमक को या तो ड्यूडिनम से जोड़ देंगे, और या फिर अपन जेजुनम से जोड़ेंगे। ड्यूडिनम से जोड़ेंगे तो बिलिरोथ फर्स्ट, और जेजुनम से जोड़ेंगे तो बिलिरोथ सेकंड। इसको नाम देंगे अपन गैस्ट्रो स्टोमक। किससे जोड़ा? ड्यूडिनम से, ड्यूडिनो, गैस्ट्रो ड्यूडिनो। और 2 पार्ट के बीच में एक ओपनिंग बनाना, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं स्टोमी। इसके लिए बोलेंगे अपन स्टोमी। ऑपरेशन का नाम है गैस्ट्रो ड्यूडिनो स्टोमी। बिलिरोथ सेकंड, इसके अंदर जेजुनम से जोड़ रहे हो तो ऑपरेशन को बोलते हैं गैस्ट्रो जेजुनो स्टोमी।
गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्स जोधपुर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलरोज सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलरोज सेकंड। ऑप्शन के अंदर था गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, ईसोफेगोड्यूडिनोस्टोमी, ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी। पूरा निकालते हैं तो फिर ईसोफेगस को जोड़ते हैं ड्यूडिनम जेजुनम से। तो इन चारों में से बिलरोज सेकंड कौन सा है? आंसर है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। तो आधा स्टोमक निकाल दिया। आधा स्टोमक निकालने के बाद चाहे ड्यूडिनम से जोड़ें या जेजुनम से जोड़ें, एक समस्या होना तय। पहले स्टोमक की कैपेसिटी 1.5 लीटर थी, अब स्टोमक की कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि आधा स्टोमक निकाल दिया। पहले स्टोमक में खाना 2 घंटे तक ठहर रहा था, अब हो सकता है 1 घंटे में ही निकल जाए। आधा स्टोमक निकाल दिया तो जल्दी जल्दी मूवमेंट होंगे और खाना जल्दी से एम्प्टी हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से एम्प्टी होगा तो खाने का पाचन पूरा नहीं होगा। खाने का पाचन पूरी तरीके से नहीं होगा तो इसके बाद जब आधा स्टोमक निकाल देते हैं तो इंसान में लगातार कुछ सिम्टम बने हुए रह जाते हैं। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये लगातार बने हुए रह जाते हैं। इन सिम्टम का कारण है कि स्टोमक में खाने का पाचन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेहतर तरीके से पाचन? क्योंकि खाना जल्दी से डंप हो रहा है। खाना जल्दी से डंप हो रहा है। कहां से कहां डंप हो रहा है? स्टोमक से इंटेस्टाइन में। रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक आफ्टर द सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। द कंडीशन का मीनिंग है कि खाना जल्दी से डंप होने की वजह से यह ग्रुप ऑफ सिम्टम आ रहे हैं। इन ग्रुप ऑफ सिम्टम का डेवलप होना, स्थिति को नाम देते हैं सिंड्रोम। और सिंड्रोम का कारण है खाने का जल्दी से डंप होना। तो जो बीमारी आधा स्टोमक निकालने के बाद डेवलप होती है उस बीमारी का नाम है डंपिंग सिंड्रोम। देखो, डंपिंग नाम क्यों दिया? रैपिडली डंप हो रहा है खाना। कहां से कहां हो रहा है? स्टोमक से इंटेस्टाइन में हो रहा है। सिंड्रोम नाम क्यों दिया? ग्रुप ऑफ सिम्टम अपीयर हो रहे हैं। कौन कौन से? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम यहां पर अपीयर हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो मीनिंग ये हुआ, डंपिंग सिंड्रोम किसी भी इंसान में सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करने के बाद, बिलरोथ फर्स्ट या सेकंड इनमें से एक का इस्तेमाल करने के बाद एक बीमारी डेवलप होना तय है। उस पर्टिकुलर बीमारी का नाम है डंपिंग सिंड्रोम। अब ये डंपिंग सिंड्रोम तो ताजिंदगी रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा स्टोमक और जोड़ दो, इस स्टोमक में आधा स्टोमक और जोड़ दिया जाए। नहीं, आधा स्टोमक तो जोड़ ही नहीं सकते। तो अब इस डंपिंग सिंड्रोम का क्या इलाज अपने द्वारा किया जाए? तो देखें, इसका जिंदगी भर आपको तरीके से रहना होगा। इस परिस्थिति में डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम आ रहे हैं क्योंकि स्टोमक जल्दी से खाली हो रहा है। मुझे बता दो कि आप क्या चाहते हो, स्टोमक जल्दी खाली हो या लेट खाली हो? तो शायद सारे साथियों के दिमाग में आंसर है कि सर लेट खाली होना चाहिए। स्टोमक जल्दी खाली हो या लेट खाली हो? आंसर है कि सर लेट खाली होना चाहिए। अच्छा, लेट खाली होने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह नंबर 1 कि भैया खाना खाते ही 2 घंटे घूमो या खाना खाते ही लेट जाओ। खाना खाते ही 2 घंटे घूमो या खाना खाते ही लेट जाओ। तो देखो आंसर आ रहा है, खाना खाते ही लेट जाओ। खाना खाने के जस्ट बाद सुपाइन पोजीशन ग्रहण कर लो, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, खाना जो आप खाओ एक साथ 4-4 चपाती सुबह शाम खा लो या 2-2 चपाती दिन में 4 बार खाओ। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है या एक साथ ही खाना खा लो? देखो, एक साथ खाओगे तो स्टोमक पर दबाव बढ़ेगा और ये और जल्दी से एम्प्टी होगा, प्रेशर बढ़ेगा, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट बढ़ेंगे। तो यहां आपको सलाह देनी होती है कि आप छोटे छोटे मील आपको लेने हैं, बोले तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील।
2 बार में ही चपाती ना खाकर 8 चपातियों को दिन में 4 बार खाना है, टुकड़ों में खाना है, हर 4-5 घंटे से खाना खाना है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील आर टेकन। किस तरह की डाइट दें अपन इसमें? लेट एम्प्टी होना चाहिए, ये अपना शेड्यूल है। तो लेट एम्प्टी होने के लिए सोचो, कार्बोहाइड्रेट दें क्या? नहीं, जल्दी खाली हो जाएगा। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट तो कम दो इसको, कार्बोहाइड्रेट तो कम दो, बोले तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अच्छा, फैट कैसी देनी है? समझ में आ रहा है कि फैट देंगे तो लेट खाली होगा, फैट देंगे तो लेट खाली होगा। आंसर है हाई फैटी डाइट। देखो, यह भी आप रेयर में ही सुनते हो कि कोई ऐसी बीमारी है जिसमें फैट ज्यादा खिलाते हैं अपन, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें फैट ज्यादा खिलाते हैं। अमूमन तौर पर हर बीमारी में अपन फैट को अवॉइड करते हैं, बट आप सोचो डंपिंग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आप हाई फैटी डाइट प्रिस्क्राइब करोगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दी जाने वाली डाइट कैसी होगी? लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैटी डाइट। खाने के बाद पानी पीना है क्या? नहीं पीना। फ्लूइड को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, बोले तो कौन सी अवस्था में देंगे अपन? सॉलिड अवस्था में देंगे। इज दैट क्लियर? इससे जस्ट पहले जो बीमारी का डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा था, ये पर्टिकुलर बीमारी GERD, क्या मकसद होना चाहिए अपना? यहां जल्दी से खाली हो जाए स्टोमक। कैसी डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हो? हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट। इसके जस्ट अपोजिट समझ लो आप, डंपिंग सिंड्रोम। यहां क्या मकसद होना चाहिए कि लेट खाली हो अपना स्टोमक, और लेट खाली करने के लिए लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट। देखो गौर करो, इस बीमारी में लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट, और इससे जस्ट पहले वाली बीमारी में हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट। इससे इस डंपिंग सिंड्रोम में सॉलिड अवस्था में लेते हैं, GERD में लिक्विड अवस्था में ली जानी चाहिए, परंतु लिक्विड अवस्था से स्टोमक में पेरिस्टाइलिक बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, और जो भी कंपोनेंट होगा वह इस स्फिंक्टर की कमजोरी की वजह से रीगर्जिटेट होगा। इसलिए दोनों ही बीमारियों के अंदर अपन डाइट कौन सी अवस्था में प्रिस्क्राइब करना पसंद करेंगे? आंसर है सॉलिड अवस्था में। इज दैट क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर डाइटरी पैटर्न है वो इनके अनुसार अपन चलाते हैं। फिर से रिवीजन, कंसिस्टेंसी के अनुसार स्टोमक के खाली होने का क्रम, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। फूड कंपोनेंट के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। गन्ने का जूस आप लेते हो तो 1 घंटे में, आज पौने घंटे में खाली हो जाता है। शादियों में खाना खाते हो तो 2-3, साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं खाली होने। खाने से बाद में पानी पीना उचित होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण मैंने समझा दिया। उसके अलावा 2 बीमारियों में बता दिया कैसी डाइट देंगे। अब जब मैं बीमारियां पढ़ाऊंगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है। यहां मेडिकल सर्जिकल डील कर रहे हैं अपन आधे घंटे से, तो आगे मैं GERD पढ़ाऊंगा तो डाइट आप खुद बोलोगे कि कौन सी डाइट आपको देनी है। तो कैसी डाइट देनी है? हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट, सॉलिड अवस्था में देनी है, लिक्विड को अवॉइड करना है। और डंपिंग सिंड्रोम, यहां पर कई सारे क्वेश्चन हो गए। इस पूरे चार्ट में से 5-7 बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। निम्न में से कौन सी प्रिकॉशन अपन डंपिंग सिंड्रोम में इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहां पर विशेष तौर से बता दिया, खाना खाते ही लेट जाओ, स्टोमक को लेट खाली करना है, टुकड़ों में खाना मरीज को देना है। डाइट कैसी देनी है? लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैटी डाइट। स्पेशल बात हो गई, फैट को अमूमन हर बीमारी में अवॉइड करते हैं, परंतु यह एक ऐसी बीमारी है जहां हाई फैटी डाइट दे रहे हैं। कौन सी अवस्था में? सॉलिड। आधा स्टोमक निकालना सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। इसके बाद 2 तरीके से स्टोमक को जोड़ते हैं। ड्यूडिनम से जोड़ रहे हो तो बिलिरोथ फर्स्ट कहलाएगा, और जेजुनम से जोड़ रहे हो तो बिलरोथ सेकंड कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया क्रम स्टोमक के एम्प्टी होने का। तो यहां पर स्टोमक का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में अपन ने बहुत सारी बातें कर ली स्टोमक की बीमारी से संबंधित। अब आप खुद इनका बेनिफिट देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर
जब ये आपको पढ़ाया जाएगा तो बीमारियों का पोर्शन लगभग 50% अपन कवर कर चुके होंगे, जो आपके आने वाले टाइम में मेडिकल सर्जिकल में बहुत काम आने वाला है। अब चूंकि इसके बाद अपन को पढ़ना है पेनक्रियाज, परंतु पेनक्रियाज से पहले अपन बात करें, जो जो पोर्शन अपन ने लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है उसको पीपीटी में भी देख लें आप। पॉइंट नंबर 1 अपन ने डिस्कस किया है, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। देयर आर 2 टाइप ऑफ फैक्टर इन स्टोमक। स्टोमक में 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? डिफेंसिव फैक्टर जो इसको बचाने का काम करते हैं, म्यूसिन का पाया जाना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पाया जाना, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होना। एग्रेसिव फैक्टर इंक्रीज पैराइटल सेल स्टिमुलेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ पैराइटल सेल, इंक्रीज वेगस नर्व स्टिमुलेशन, ये एग्रेसिव फैक्टर होते हैं। पेप्टिक अल्सर हो जाएगा जब एग्रेसिव फैक्टर डिफेंसिव फैक्टर से आगे निकल जाएंगे। द पेप्टिक अल्सर अकर व्हेन द एग्रेसिव फैक्टर एक्सीड द डिफेंसिव फैक्टर। तो आगे मुझे पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, एक लाइन बोली जाएगी, जब एग्रेसिव फैक्टर डिफेंसिव फैक्टर से आगे निकल जाए तो इंसान को पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अपन इसको पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े आप। कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टोमक को नुकसान पहुंचाती हैं? दीज आर द गैस्ट्रिक इरिटेंट, टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, NSAID, स्पाइसी फूड, बोले तो लाल मिर्ची, काली मिर्ची, हरी मिर्ची, ये स्पाइसी फूड के कंटेंट होते हैं जो स्टोमक को नुकसान पहुंचाते हैं। तनाव, तनाव से भी अल्सर होता है। साथ में चॉकलेट्स, ये भी गैस्ट्रिक इरिटेंट में काउंट होते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करते हो? 2 तरह की दवाई, HCl का सीक्रेशन कम करने वाली दवाई और HCl को न्यूट्रलाइज करने वाली दवाई। तो देखें यहां पर अपन ने पढ़ा था हाइपो सीक्रेटरी एजेंट में PPI और H2 ब्लॉकर या हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, PPI के अंदर ये दवाइयां थी। प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके HCl का प्रोडक्शन कम करने वाली दवाइयां ओमेपैराजोल, पेंटापैराजोल, रेबेपैराजोल और लेंसोपैराजोल। एसेमोपैराजोल भी आती है। इसके अलावा H2 ब्लॉकर, यह हिस्टामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दवाई है। रेनिटिडीन, बोले तो रेंटेक्स, मेटिडाइन। उसके अलावा एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली दवाई, यह एसिड के सीक्रेशन को कम नहीं करती। नहीं अपन पढ़ते हैं तो अपन को ऐसा लगता है हाँ ओमेपैराजोल हाँ एंटासिड होगा, नहीं, मैंने आपको समझाया था इनो, डाइजीन, जेलुसिल जेल, म्यूकेन जेल, दे ऑल आर द एंटासिड जो तुरंत असर करते हैं क्योंकि यह एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो एंटासिड के साथ साथ लैक्जेटिव एक्शन भी शो करता है। उसके अलावा ये लास्ट जो अपन ने आज डिस्कस किया है कि गैस्ट्रिक लाइपेज एक वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है जो नॉन इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्टोमक के खाली होने का क्रम क्या होगा? कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग अपन देखें, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सबसे जल्दी एम्प्टी होता है जब अपन कैसी डाइट लेते हैं? आंसर है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट, इसके बाद सेमी सॉलिड, देन सॉलिड। फूड स्टफ के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट। और यहीं पर अपन ने पैथोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको समझा दिया, 2 तरह की बीमारियों का डिस्क्रिप्शन बता दिया। डंपिंग सिंड्रोम और GERD वाले मरीज को किस तरह की डाइट आपको प्रिस्क्राइब करनी है तो वो यहीं पर क्लियर हो गया। साथ में व्यवहारिक ज्ञान की बात हो गई कि खाने के बाद अपन को पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, उस पर भी डिस्कशन हो गया। तो ये स्टोमक का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं पेनक्रियाज, जिसका एंडोक्राइनल पोर्शन आप लगभग पढ़ चुके हैं सारा का सारा, या एंडोक्राइनल पार्ट के अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन इंक्लूड होगा। तो एंडोक्राइन में जितने भी हार्मोन हैं वो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर स्टडी होगा। यहां पर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक्सोक्राइन पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो चूंकि टाइम हो चुका है, पेनक्रियाज पढ़ा जाना संभव नहीं है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद की ओरल कैविटी और उससे निकलने वाला जूस सलाइवा, स्टोमक और उससे निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस, और साथ में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डील करेंगे पेनक्रियाज और पेनक्रियाज से निकलने वाला जूस, दैट इज द पेनक्रिएटिक जूस। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप सारे के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।